Hello, very good evening. Today we are discuss about the Mental Health Act 1987. Myself, Marudhar, Associate Professor, NIMS Nursing College. The first slide, introduction. Law comes in the context of the psychiatry at many points. For example, admission of mentally ill persons in a mental hospital. तो जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी वो इंट्रोडक्शन की है और हम ये कह सकते हैं कि साइकियाट्री के अंदर बहुत सारे लॉज और रूल्स काम करते हैं और इन लॉज और रूल्स को समझाने के लिए एनालिस्ट करने के लिए इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया। द फर्स्ट थिंग, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1912 ILA। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 पढ़ने के पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो इस ऑर्डर में जो पहली चीज है वो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1912। इंडिया के अंदर जो मेंटल इलनेस से जुड़े हुए रूल्स में सबसे पहला जो काम था या आप कह सकते हैं जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उसमें सबसे पहला सीडी और फर्स्ट स्टेप जो थी वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1912 थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1912 को इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी एक्ट से कॉपी किया गया या लिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वो बेस्ड है इंग्लैंड यूनिवर्सिटी एक्ट से। इंग्लैंड यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर 10 चैप्टर हैं और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में 8 चैप्टर थे। आफ्टर इट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आप कह सकते हैं कि बेस है, यानी कि स्टार्टिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन की साइकेट्री के फील्ड में। हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। I already told that the first law related to the mental health nursing which come into the existence in the India is Indian Lunacy Act 1912। इंडिया के अंदर जो पहला एक्ट था जो कि साइकेट्रिक नर्सिंग से जुड़ा हुआ था वो इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 था। 1987 के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। सो व्हाट इज द न्यू थिंग, क्या चीजें थी जो स्पेशली चेंज की गई? तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। These are the 3 terms which are used in the Indian Lunacy Act: asylum, lunatics and criminal lunatics। Indian Lunacy Act 1912 जो ऐसा है वो asylum को डिफाइन करता है the institute where mentally ill persons are treated। वो जगह, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेंटली इल prisoner को रखा जाता है उससे आप इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या असाइलम्स आप कहते हैं। दूसरा है ल्यूनेटिक्स। व्हाट इज द ल्यूनेटिक्स? अकॉर्डिंग टू इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट 1912, ल्यूनेटिक इज द पीपल हु इज मेंटली अनसाउंड। वो व्यक्ति जो कि मेंटली अनसाउंड है, यानी कि जो इंडिविजुअल की मेंटल कंडीशन सही नहीं है उसको आप ल्यूनेटिक कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, क्रिमिनल ल्यूनेटिक। So who is the criminal lunatic? According to ILA, Indian Lunacy Act 1912, persons who are mentally unsound and who are doing unlawful act। ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा इंसान जो कि मेंटली अनसाउंड है और जिसने अनलॉफुल एक्ट किया है उसको आप क्रिमिनल ल्यूनेटिक कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो कि इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर यूज किए गए। Now we are talking about the Indian Mental Health Act 1987। तो Indian Mental Health Act 1987 के अंदर ये तीनों टर्म्स न्यू टर्म्स में रिप्लेस कर दिए गए। सो द फर्स्ट टर्म साइकेट्रिक हॉस्पिटल। तो वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट का इलाज किया जाता था, इनको ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको हमने पहले असाइलम बोला। नाउ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर इसको
साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहा गया। द इंडिविजुअल्स और द पीपल्स हु आर मेंटली अनसाउंड इज नाउ कॉल्ड एज अ मेंटली इल पर्सन। वो व्यक्ति जिसकी मानसिक अवस्था, मेंटल कंडीशंस अनस्टेबल है, अनसाउंड है, उसको मेंटली इल पर्सन कहा गया। फिर थर्ड जो वर्ड्स था क्रिमिनल लुनेटिक्स, उसको रिप्लेस किया गया मेंटली प्रिजनर पे। मीनिंग्स आपका सेम है। मेंटली इल पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर मेंटली अनसाउंड एंड डूइंग सम unlawful act. So these three words are replaced in Indian Mental Health Act 1987. Now come to the next slide. 22 मई 1987 को मेंटल हेल्थ एक्ट बिल जो है एक्ट बन गया और 1 अप्रैल 1993 तक इंडिया के हर स्टेट और सारी यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको लागू कर दिया गया। तो जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके अंदर 10 चैप्टर और 98 सेक्शन है। नाउ वी आर डिस्कस दिस वन बाय वन। चैप्टर 1. So the chapter 1 of Indian Mental Health Act 1987 includes some definitions. These all definitions we are already discussed. फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो कुछ डेफिनेशन को इंक्लूड करता है और ये डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर जो पहली डेफिनेशन है वो मेंटल इल पर्सन की है, दूसरी डेफिनेशन है वो क्रिमिनल लुनेटिक की है और तीसरी जो डेफिनेशन है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल की है। तो ये तीनों डेफिनेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2. So the chapter 2 include guideline for establishing mental health authority at central and state level. चैप्टर 2 इंक्लूड करता है गाइडलाइन के बारे में। विच गाइडलाइन? टू एस्टेब्लिश ऑफ द मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। कंट्री के अंदर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे वो अथॉरिटीज जो कि मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे, उनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में चैप्टर 2 के अंदर समझाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर 2 डील करता है कि वो अथॉरिटी जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एस्टेब्लिश की गई हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और क्या उनका वर्क फील्ड है। इसके अलावा चैप्टर 2 डिस्क्राइब करता है वर्क आउटपुट, रूल्स एंड रेगुलेशंस which are directly related to the authority of center and state level. Now the chapter 3. Chapter 3 include करता है establishment of psychiatric hospital for the patient. Again I repeat, chapter 3 डील करेगा और चैप्टर 3 डिस्क्राइब करता है कि साइकेट्रिक होम और साइकेट्रिक हॉस्पिटल कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। चैप्टर 2 जो है वो डील करता है कि साइकेट्रिक वो अथॉरिटी जो कि साइकेट्रिक सर्विसेज को, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स को, साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स को स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे रेगुलेट करती है। चैप्टर 3 डिस्क्राइब करता है कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम कैसे रन किए जाएं और कैसे एस्टेब्लिश किए जाएं। इसके अलावा चैप्टर 3 आपको डिस्क्राइब करता है हु इज द लाइसेंस अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। अगेन द चैप्टर 3 also describe or also explain about the validity of license and renewal of license. Then the next thing is chapter 3 is also describe about the inspecting authority or inspecting officer with their qualification, with their work, with their rights and with their act. So these all are explained in chapter 3. तो मैं अगर एक सेंटेंस में कहूँ
तो इसके अंदर आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग होम, लाइसेंस, रिन्यूअल और इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि चैप्टर 3 आपको डिस्क्राइब करता है, ये बताता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 आप कह सकते हैं कि देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर व्हाट, द स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द पेशेंट्स हु आर अंडर एज ऑफ 16, who are drugs addicted, who are mentally ill prisoner or any specific category। तो चैप्टर 3 आपको डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो 16 ईयर से छोटे मेंटली इल पर्सन हैं, जो ड्रग एडिक्टेड हैं, जो मेंटली इल प्रिजनर हैं और ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी है, उनके लिए अलग से प्लेस, अलग से इंस्टीट्यूट होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, चैप्टर 4। सो अगेन व्हाट्स द चैप्टर 4 is said, what chapter 4 is described? The chapter 4 is described about the procedures of admission and procedure and types of admission। तो guys, students, एडमिशन एंड डिस्चार्ज एक अलग से सेपरेट टॉपिक है और जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपके एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चैप्टर 6 डिस्क्राइब करता है टाइप्स ऑफ एडमिशन ऑफ साइकेट्रिक इल पर्सन। नाउ these all things are related to the admission, and I already told you that we will make a separate video for admission and discharge. Now the chapter 5 includes the discharge, inspection, leave of absence and removal of mentally ill person। तो जो चैप्टर 4 5th है आपका, मैंने आपको बताया चैप्टर 4 जो है वो आपको इंक्लूड करता है पेशेंट का जो एडमिशन है, साइकेट्रिक पेशेंट का जो एडमिशन है वो साइकेट्रिक होम में किस तरीके से होता है। और इसके साथ ही जो चैप्टर 5th है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो साइकेट्रिक एक पर्सन है उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, उसको इंस्पेक्ट कैसे किया जाएगा, अगर उसको लीव या एब्सेंस ग्रांट किया जाए तो किस रूल्स के आधार पे किया जाता है। तो ये सब जो एक्सप्लेन किया जाता है वो आपका चैप्टर 5th में डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर 6। चैप्टर 6 डील करता है जुडिशियल इंक्विजिशन के बारे में। जुडिशियल इंक्विजिशन मतलब फर्स्ट मेंटली इल प्रिजन के इलीगल यानी कि उसके राइट्स, देन पोजेसिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देन कस्टडी, देन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन गार्डियनशिप। सो ये सब जो है क्या है आपके जुडिशियल इंक्विजिशन है। ये सब क्या कहलाते हैं, जुडिशियल इश्यूज कहलाते हैं। तो चैप्टर 6 डिस्क्राइब करता है मेंटली इल पर्सन्स के रखरखाव के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के होल्डिंग के बारे में और कस्टडी, जो मेंटली इल पर्सन से उसकी को कस्टडी कौन देगा, उसका देखरेख कौन करेगा, इसके बारे में। इसके अलावा चैप्टर 6 ये भी सिखाता है और ये भी बताता है इन द कंडीशंस व्हेन द मेंटली इल पर्सन्स डोंट हैव एनी गार्जियन, तो कोर्ट उसके प्रॉपर्टी के लिए और उसके लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। सो दिट इज ऑल आर एक्सप्लेन इन द चैप्टर 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर 7। Chapter 7 describe about the liability to meet the cost of maintenance of the mentally ill person admitted in the psychiatric hospital or nursing home। तो guys और the students, चैप्टर 7 क्या दिखाता है, चैप्टर 7 डिस्क्राइब करता है, चैप्टर 7 एक्सप्लेन करता है अबाउट द कॉस्ट मेंटेनेंस के बारे में। कॉस्ट मेंटेनेंस से क्या मतलब है, कॉस्ट मेंटेनेंस से मतलब है कि जो भी खर्चा पेशेंट के इलाज के ऊपर, उसके रखरखाव के ऊपर आ रहा है वो कौन देगा, उसकी लियाबिलिटी किसकी है। अगर पेशेंट के साथ उसके गार्जियन है तो वो गार्जियन उसका खर्चा उठाते हैं, और अगर उसके कोई गार्जियन नहीं है तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसके मेंटेनेंस का खर्चा उठाती है। तो ये सब डिस्क्राइब किया गया है आपका
चैप्टर 7। नाउ चैप्टर 8। चैप्टर 8 डील करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते होंगे। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? लाइक डिग्निटी, लाइक राइट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट टू एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, राइट टू डिनाई द ट्रीटमेंट, राइट टू इंटरसेप्ट, राइट टू डिस्ट्रॉय। ये सब क्या होते हैं? आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो जो इंडियन मेंटल हेल्थ 1987 है, उसका चैप्टर 8 है, वो किसको डिस्क्राइब करता है? ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को डिस्क्राइब करता है। नाउ चैप्टर 9। तो दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, और ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर्स ऑफ मेंटली पर्सन्स। जो भी मेंटली पर्सन है उसके साथ क्या प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोसीजर्स किए जाते हैं, वो सब आपके चैप्टर 9 में डिस्क्राइब किए गए हैं। देन अगेन द स्टेट द वेरियस रूल्स फॉर द डिटेंशन एंड मेंटली प्रिजनर एंड देयर ट्रायल्स। उसके बाद चैप्टर 9 डील करता है, उसके बाद चैप्टर 9 समझाता है कि मेंटली पर्सन है, मेंटली प्रिजनर जो है, उसको किस रूल्स के आधार पर डिटेन किया जाए, उनको किस रूल्स के आधार पर रिटेंशन किया जा सकता है। अगर आपको उसके साथ कोई कोर्ट ट्रायल चलाना है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी चैप्टर 9 में बताया गया है। Now, chapter 10. So, chapter 10 is also called the miscellaneous. So, I think students, you all also know what is the miscellaneous. Miscellaneous का मतलब होता है कि जो बाकी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, वो जो भी उसमें नहीं रखी हुई है, वो सब आपके चैप्टर 10 के अंदर रखी गई है। So, this is a brief discussion about mental इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इन फ्यूचर ये हमारा पहला प्रयास है, और हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने की। थैंक यू वेरी मच।